सैनिक भाइयों नमस्कार। जो 8वें वेतन लेकर जो रेलवे का जो कर्मचारी है पूरा क्या है सरकार को ऊपर दबाव डाल रहे हैं। उनके लिए जो पेंशन मिल रहे वो ठीक से नहीं मिल रहे और 8वें वेतन में भी जो विसंगतियां ज्यादा हो रहे बोलकर अभी से उन लोग दबाव डाल रहे। सरकार इसको ठीक करना बहुत जरूरी है बोलकर उन्होंने धरना भी कर रहे। एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना आप लोग। जताएंगे। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब। लगातार हम लोग टीवी 9 डिजिटल हो या मनी 9 हो या तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग मंजीत जी को कवर किया है। इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, सरकार तो कह रही है कि कर्मचारी वर्ग को खुश करने के लिए हम लोग 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दिए। सर, पेंशनर्स देने के लिए एनपीएस ले आए। अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है यूपीएस ले आए। फिर आप लोग क्यों यहाँ पे मौजूद है? सर, एक काम सरकार और कर दे, उसका नाम मोदी पेंशन स्कीम कर दे। अगर ज़्यादा ही खुश करना है सरकार को, अपने मन से देखना है सरकार को, अगर केवल अपने चश्मे से देखना है तो नामकरण बदलने से उसकी आत्मा नहीं बदलती है उसके अंदर के प्रावधानों को बदलने से। उसके प्रावधान, हमें केवल दो बातों से मतलब है। हमारा कर्मचारी जब रिटायर हो तो 50% पेंशन प्लस डियरनेस अलाउंस की गारंटी, पहला प्रावधान। दूसरा, जब भी रिटायर हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, कंपलसरी रिटायरमेंट हो, कैसा भी हो, कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित उसको वापस दे दो। दो ही बातें मांग रहे हैं। लेकिन यूपीएस में तो मंजीत जी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि गारंटीड पेंशन है, 12 महीने के लास्ट वाला जो है आप उसका आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको 50%। एक कहावत है कि जो ये सत्ता पक्ष है ये कि इस कदर कुछ एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। तो वहाँ जब पेंशन गारंटी की बात की गई, कर्मचारी की जिंदगी भर की कमाई को छीन लेने के बाद की गई। ये कहा कि हम 50% की गारंटी देंगे, लेकिन कर्मचारी का अंशदान जो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल जो वो कंट्रीब्यूट करेगा वो छीन लेगी। तोहमत तो ये भी है साहब कि उस पर जो हम इनकम टैक्स भी दे चुके हैं वो पैसा भी तुम छीन रहे हो। तो कर्मचारी के पास बुढ़ापे पर बचा क्या? मान लो वो 2 साल बाद मर गया, पैसा भी गया, पेंशन भी गई। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? हमने सरकार को बताया कि एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने सरकार को बताया कि यूपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन सरकार गुलामी करने पर उतारू है। किसकी? बैंकर्स की। किसकी? कारपोरेट की। किसकी? कंपनियों की। ये जो गुलामी है, उस गुलामी की वजह से देश का 1 करोड़ कर्मचारी और उसका परिवार परेशान है। 22 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी बात करते हैं, बात किससे करते हैं? जो खुद ओल्ड पेंशन में स्कीम में है, वो पेंशनर में है। वो बुलाते हैं कि पटेल जी हम आपको इनवाइट करते हैं, पर बुलाने के बाद किसी एक ऐसे अधिकारी को डिप्यूट कर दिया जाता है, कमेटी के साथ नहीं बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों की एक तरीके से मोनोपोली चलती है कि कहीं अगर ये मुद्दा समाधान हो गया तो कहीं ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा तो धंधा खत्म हो जाएगा। कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसा चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन इस बात की तस्दीक करना चाहता है कि हमारा काम आंदोलन, चंदा, धंधा, राजनीति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम है, हमारे देश के 98,50,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी, उसकी सौगात मिल जाए, वो कैसे भी मिले। लेकिन मंजीत जी, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कराते कराते लगता है कि 2028 या 2029 यानी अगला लोकसभा जो चुनाव है वहां तक जो है डेट एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। कहा जा रहा है कि अभी जो है 10 महीने के बाद इसको जो है गजट में नोटिफाई किया गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाली बात को लेकर भी जो है धरना प्रदर्शन होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग में मिलने की बात कही जाएगी। इन मुद्दों पर भी क्या आप कहना चाहते हैं? विशाल जी, बड़ी सीधी सी बात है। मैं बड़े दावे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मनी 9 से कह रहा हूँ कि सरकार जितना डिले करेगी, सरकार ने 10 महीने ऑलरेडी इसको डिले किया। हम जनवरी से, आपको याद होगा कि 15 जनवरी को मैंने आपके चैनल पर आकर के कमिटमेंट किया था कि 1 हफ्ते के अंदर इनको ऐलान करना पड़ेगा। इन्होंने 16 जनवरी को ऐलान किया, उसके बाद इन्होंने 10 महीने तक बिहार चुनाव में खींचा। मैं आज दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों तक खींचने की कोशिश की, तो अगर इन्होंने फिटमेंट फैक्टर बढ़िया नहीं लेकर के गए, 2 जो मैंने 64 का दिया है मिनिमम फिटमेंट फैक्टर, अगर उससे नीचे आए तो इनकी राजनीति उल्टी पड़ जाएगी। बजाय इनके फायदे के पूरा देश इनका विरोध करेगा। जितना डिले करेंगे ये उतना उलझते जाएंगे। मंजीत जी, कम्यूटेशन पेंशन वाले मामले पर बोलिए, कहा जा रहा है कि 15 साल से उसको घटा के 12 साल करने की बात हो जा रही है। ये वाला क्या मामला है? देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। उसने कहा है कि इस मामले में सरकार के पास पावर है और ये पे कमीशन के पास फैसला रिजर्व है।
पे कमीशन का गठन हुआ है, मैं देश के पूरे सभी 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस बार हमारी 15 साल से घटा करके 12 साल पर हम कम्यूटेशन को लेकर के आएंगे। इसके बिना हम मानने वाले नहीं हैं। अभी पे कमीशन ऑफिशियली गठन हुआ है, अभी ऑफिस मिलेगा, उसके बाद बैठकें शुरू होंगी। उम्मीद है हम उस बैठक में शामिल रहेंगे। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन पूरे देश के कर्मचारियों को ये बताना चाहता है कि मेडिकल फैसिलिटी है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में सीजीएचएस कहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में डीजीएचएस कहते हैं। बहुत सारे राज्यों में कर्मचारियों को, हमारे शिक्षकों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। हम भारत सरकार से इस बार अपील करेंगे कि जब एक देश है, एक विधान है, एक कानून है, एक संविधान है, एक जो आपका डिजिटल आधार है, तो फिर आप एक जैसी व्यवस्था कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बीमा क्यों नहीं, इस तरह का बीमा क्यों नहीं? मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं कैशलेस क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को क्यों नहीं? इस बार हम यूनिफाइड व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भरोसा दिलाते हैं कि भारत सरकार को प्रत्येक राज्य के कर्मचारियों को एक जैसी व्यवस्था, केंद्र के समान व्यवस्था देनी पड़ेगी। फिटमेंट फैक्टर पर भी 1-2 सवाल कर दीजिए। मंजीत जी, 2.86 की बात कही जा रही है, पिछला वाला 2.57 के आसपास है। कई ब्यूरोक्रेट से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि 2.57 से लेके 2.86 के बीच के में ही जो है फिटमेंट फैक्टर का ऐलान हो सकता है। क्या आप लोग सहमत होंगे इन दोनों के बीच में? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कंजूस सरकारों से ज़्यादा डिमांड नहीं करता है ना। हम सबको पता है सरकार कैसे, अरे जो सरकार 2.99 पे ले जाकर के AICPI इंडेक्स को रोक देती है ताकि वो 1% का DA बचा सके, तो मैं ऐसे में कहूँगा कि 2.64 जो मैंने आपके चैनल पर भी आकर के कमिटमेंट किया है, इससे कम अगर रहेगा तो ये जंतर मंतर हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे रामलीला हो, और देश के हर राजधानी में हम प्रदर्शन करेंगे। हम इसको होने नहीं देंगे। मंजीत पटेल जी, संघर्ष करो। मंजीत जी, इसके अलावा अगले साल से कहा जा रहा है कि तमाम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसको बदलने के, उसके कैलकुलेशन करने के जो फॉर्मूले को सरकार जो है बदलना चाहती है। इसी के अलावा कई हमारे जो और भी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि जो DA का कैलकुलेशन होता है, देखिए लगातार पिछले कई वर्षों से 2% 3% के आसपास का DA का जो है बढ़ोतरी होता है, उससे भी जो है कर्मचारी संगठन जो है नाराज दिखते हैं। क्या उसमें भी क्या अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है? हम लोगों ने पहले भी ये डिमांड उठाई थी कि भाई आप मैनिपुलेशन करना बंद करो। AICPI जब आप हिमाचल से उसको रीड कराते हो तो उसमें आप कैलकुलेशन में मैनिपुलेशन करते हो, कभी 2.89 ला करके छोड़ते हो, कभी 2.91 ला करके छोड़ते हो। बैंकर्स को क्या है, PSU में क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या है कि अगर 2.9 गया तो हमको 2.9 मिलता है, अगर घट गया तो हम घटे हुए पे लेने पे तैयार हैं। हम भारत सरकार से सीधा सीधा कह रहे हैं कि महंगाई रोकना आपके बस की बात नहीं रही है। अगर रोक पाते तो लोग महंगाई के खिलाफ आवाज़ें नहीं उठाते। अगर महंगाई घटेगी तो हम घटा हुआ लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बढ़ा है तो उसी रेट में आपको देना पड़ेगा। और मैं भारत के प्रत्येक कर्मचारी से भी ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब कोई भी सरकार, किसी पार्टी की सरकार महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी। वो कंट्रोल करती, पता है क्या कंट्रोल करती? कर्मचारियों की भर्ती छटनी कर दो, उन्हें आउटसोर्स कर दो, चीज़ों का निजीकरण कर दो। तो ऐसी स्थिति में जब महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो क्या किया जाएगा कि कर्मचारियों की संख्या को कंट्रोल किया जाएगा, उनके भत्तों को कंट्रोल किया जाएगा। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं, घटे तो घटा हुआ लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जितना बढ़ता है उतना देना पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं मानेंगे। चलिए लास्ट में कंक्लूड कीजिए मंजीत जी, क्या क्या डिमांड है उसको एकदम फटाफट पॉइंट में। बहुत सीधी सी बात है, हम आज 3 डिमांड लेकर के उतरे हैं। पहली है, कहाँ से आए हैं कर्मचारी वर्ग? देखिए, आज हमारे साथ कश्मीर के साथी भी मौजूद हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के हैं, नागालैंड के हैं, मिजोरम के हैं, अरुणाचल के हैं, असम के हैं, सिक्किम के हैं, और मैं बता दूं केरल के हैं, और तेलंगाना से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। मुझे लगता है कि मणिपुर छोड़ करके भारत का और कोई स्टेट बचा नहीं जहां से लोग आज नहीं आ रहे हैं। और हम आज फिर बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, हमारी 3 डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 जिनको हम OPS कहते हैं, कर्मचारी का पूरा अंशदान ब्याज के साथ उसकी वापसी होनी चाहिए, पहला शर्त ये है। दूसरा ये, जब भी रिटायरमेंट होता है, वो चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 15 साल के बाद हो, चाहे 20 साल के बाद हो, चाहे 25 साल के बाद हो, उसकी कितनी भी नौकरी हो, अगर सरकार उसको रिटायर करती है, जबरिया रिटायर करती है या वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो 50% आखिरी वेतन का और डियरनेस अलाउंस देना पड़ेगा। ये हमारी 2 डिमांड है। तीसरी डिमांड है, जो आपने 10 महीने डिले किया है पे कमीशन को, आपको 2026 के अंत से पहले आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसकी सिफारिशों को। आपको डिजिटल युग में 1.5 साल खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 साल खींचने का मतलब
मतलब है कि आप भारत को 1947 के भारत में ले जाना चाहते हो। मैंने कई प्रश्न पूछा था मंजीत जी, तमाम ब्यूरोक्रेट से भी पूछा था, जब आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 से चीजों को लागू कर दी है, तो ये प्रक्रिया 2 साल पहले से क्यों नहीं शुरुआत की जाए? बिल्कुल। देखिए, सरकार इसको शुरू कर सकती थी। सरकार बहाना ले रही कि सिंदूर ऑपरेशन 3 महीने में खत्म हो गया था सब कुछ। 3 महीने चला सिंदूर ऑपरेशन, उससे ज़्यादा नहीं चला। 3 महीने के बाद 7 महीने तक आपने इसको एक्सटेंड किया। ये सरकार की कहीं ना कहीं फेल्योरनेस को दिखाता है। सरकार की इच्छा शक्ति की मतलब जो है दबी हुई जो भावनाएं हैं जो वोट को लेकर के, वो दिखाती है। और मैं फिर भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए माने जाते हैं, तो कर्मचारियों के मामले में इतने छोटे छोटे फैसले क्यों? आपने कल ट्विटर पर पोस्ट किया है कि ये अंतिम पुरानी पेंशन को लेकर लड़ाई होगी, इसके बाद लगता है कि पुरानी पेंशन को लागू कर देगा सरकार। इतनी ये जो सशक्त बात जो आप कह रहे हैं, इतनी जो आश्वस्त हैं आप, किस आधार पर हैं आप? देखिए मैं अभी पिछले 7 अक्टूबर को मैं माननीय पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ बैठा। क्या बातचीत हुई सर पेंशन सेक्रेटरी से? पेंशन सेक्रेटरी साहब से हमने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जब तक आमूल चूल 2 बदलाव नहीं होते हैं, 2 चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं, वो चाहे आप एनपीएस में कर दो, चाहे यूपीएस में कर दो, और चाहे इनको दोनों को हटा के कुछ और में कर दो, 2 चीज़ें हमको दे देते हो तो हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे आप उसका नाम नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आश्वासन मिला सर फिर उधर पेंशन? देखिए, पेंशन सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि देखिए फाइनेंशियल मैटर है, बहुत बड़ा मसला है, 15.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का मसला है। हम आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो मतलब जो सवाल हैं या जो आपकी जो डिमांड है, इसको लेकर के बड़े आश्वस्त हैं, क्योंकि पिछली बार जब 24 फरवरी को कार्मिक मंत्रालय और जो पेंशन मंत्री के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी वो बहुत पॉजिटिव थे। माननीय मंत्री जी तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कारपोरेट के दबाव में है। वो मैं कहूँगा कि बनियों की दबाव में है, बनियों के कंट्रोल में। बनियों में इन द सेंस इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, 15 लाख करोड़ पे आज 15 कंपनियों की नज़र है गिद्ध की तरह। और भारत के लिए बड़ा ख़राब बात होगी कि हमारे देश के 98.5 लाख कर्मचारियों का हर महीने 12,000 से करोड़ से ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मनी 9 जैसा चैनल है इस बात को बखूबी समझ सकता है कि अगर हम